नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर अमित कुमार गौतम। जैसे कि हमने 2 पार्ट बना दिया है, आप लोगों ने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और प्राप्त साक्ष्य। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन या परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, क्या उनकी अर्थव्यवस्था थी और क्या उनका राजनीतिक जीवन था, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो 2 पार्ट बन चुके हैं आपके इतिहास के, सिंधु घाटी सभ्यता के। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और ये आपका तीसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पूर्ण रूप से थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। लिपि संबंधित बात करेंगे तो लिपि का ज्ञान उनको था। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, 2 चित्र और अक्षर दोनों पाए गए हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के चित्र पाए गए हैं जिसमें अक्षरों का भी प्रयोग किया गया है। और फिर आते हैं, यहाँ पर मूल 64 चिन्ह पाए गए हैं जिनमें 250 से लेकर 400 अक्षर पाए गए हैं। ठीक, लिपि में आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, पहली बात लिपि में। और 2 चित्र और अक्षर दोनों पाए गए हैं। 64 मूल्य चिन्ह और 250 से 400 के बीच अक्षर पाए गए हैं। यहाँ की जो लिपि थी वह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं क्रम में लिखी जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे हमारा दायां है तो हम दाएं गए और दाएं से फिर बाएं आ गए और फिर बाएं से दाएं गए और फिर दाएं से बाएं आ गए। इस प्रकार की यहाँ की लिपि लिखी जाती थी। ठीक, तो यहाँ की लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं क्रम में लिखी जाती थी, जिसे हम इस लिपि को गोमूत्रिका पद्धति लिपि कहते थे या गोमूत्रिका पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर अगला है आपका, यह सबसे पुरानी लिपियों में जो ज्ञात किया गया था वह आपका ज्ञात हुआ था 1853 ईस्वी में, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया। इन लिपियों का ज्ञान 1853 में हुआ था, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो लिपि में हम इन टॉपिक को बात किए। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन। सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पतन के कारण बताए हैं, जो मुख्यतः हम 3 पतनों के कारण की बात करेंगे। जॉन मार्शल महोदय कहते हैं कि यह सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। ठीक है। वहीं मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि यह सभ्यता बाढ़ आक्रमण के कारण हुई, यानी बाहरी लोग आक्रमण किए जिस कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। और आर.एल. स्टाइन का कहना है कि यह सभ्यता में जलवायु परिवर्तन हो गया जिस कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। तो बाढ़ के हम मुख्यतः 3 पढ़ते हैं, जो इनमें से सर्वमान्य मत विद्वानों का है वह बाढ़ का कारण बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। परंतु हम सभी एग्जाम की दृष्टि से सभी का पढ़ेंगे। बाढ़ के कारण से पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, बाह्य आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। फिर आगे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म को भी परिचित थे या मानते थे, इसको भी देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म और धार्मिक जीवन के बारे में जानते थे, जो इसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। सिंधु घाटी सभ्यता से
अनेक स्त्रियों की छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी के उपासक थे या मातृ देवी की पूजा या स्त्री की पूजा करते थे। जैसे आज भी हमारे देश में स्त्रियों की पूजा होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दुर्गा, काली, चंडी, ज्वाला, इन सब की पूजा होती है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्त्रियों की पूजा होती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता से एक योगी की मूर्ति मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता से एक योगी की मूर्ति मिली है, जिसे बताया गया है कि यह या तो पशुपतिनाथ हैं या तो यह शिव। दो प्रकार की उस मूर्ति की संज्ञा दी गई है। कुछ विद्वानों को कहा जाता है पशुपति और कुछ विद्वानों को कहा जाता है कि शिव की संज्ञा दी गई है। फिर आगे यह इस सभ्यता को इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा करते थे। अब देखिए, इन सब से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब इतनी मूर्तियाँ मिल रही हैं, इतनी स्त्री की मूर्तियाँ, पशुपति की, शिव की मूर्तियाँ मिल रही हैं, जो योगी की मूर्ति मिली है तपस्या करते हुए, तो इससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप किसी बाहर क्षेत्र में जाओ जहाँ पर कोई निवास न करता हो और वहाँ पर अचानक खुदाई करा दीजिए। जब आप खुदाई कराएंगे तो वहाँ से कुछ आपको जैसे अवशेष मिल जाएं, जैसे कंघा है, चूड़ियाँ हैं, ठीक है, और श्रृंगार की सामग्रियाँ हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ आपके घर की सामग्रियाँ हैं, ईंट, पत्थर, कपड़े ऐसे मिल जाते हैं। तो आप यही अपना अनुमान लगा सकते हो ना कि यहाँ पर पहले कोई रह रहा था, तभी यह साक्ष्य मिला है। और उससे आप यह अनुमान लगा लेंगे कि यह मूर्तियाँ मिली है, तो इसका मतलब है कि यह लोग मूर्ति पूजा करते थे। आप भी यही अनुमान लगा सकते हो। तो जैसे यहाँ के लोग स्पष्ट होता है कि मूर्ति पूजा करते थे। और यहाँ पर कुछ चित्र मिले हैं जिस पर सर्वाधिक एक सींग वाले बैल के चित्र भी मिले हैं। तो आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ के लोग बैल, गाय, इन सब से परिचित थे, जिससे वो चित्रकारिता किए हैं कि एक सींग वाले बैल का चित्र मिले हैं, जो इस धर्म में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अर्थव्यवस्था में सिंधु घाटी के। सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो पहले कृषि की संबंधित बात करेंगे। यहाँ के लोग, जो यह सभ्यता थी, यह एक नगरीय अर्थव्यवस्था सभ्यता के नाम से जानी जाती है, या नगर व्यवस्था सभ्यता के नाम से हम पुकारते हैं। ठीक है ना। इसके जो प्रमुख आधार थे अर्थव्यवस्था में, तो वह थी आपकी कृषि, इस सभ्यता के शिल्प उद्योग और पशुपालन। तो इस सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो आधार थे अर्थव्यवस्था के, कृषि थे, कृषि में सभी आ जाते थे जो कृषि में किए जाते थे, शिल्प उद्योग थे और पशुपालन थे। और जो यहाँ की कृषि यानी जो बुआई होती थी, वह लकड़ी के हल का प्रयोग करके बुआई हुआ करती थी। कृषि का कार्य जो होता था वह लकड़ी के हल से होता था। और यहाँ पर 9 प्रकार के फसलें भी मिली हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख फसलें आपकी गेहूं, जौ, धान, राई, तिल, कपास इत्यादि भी फसलें पाई गई हैं, जो इससे ज्ञात होता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोग कृषि पर आधारित थे। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ की धातु उद्योग के बारे में, अर्थव्यवस्था की। तो धातु उद्योग में इस सभ्यता के लोग तांबा, पीतल, कांसे और विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है ना। इस सभ्यता के लोग तांबे, कांसे और तांबा, कांसा, पीतल से परिचित थे। ठीक है ना। परंतु इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये चीज ध्यान रखिएगा, धातुओं में इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तांबे से परिचित थे। अब यहाँ के लोग भी विद्वान थे। विद्वान कैसे थे? एक चीज समझिएगा, यहाँ के लोग खूब जानते थे, कारीगर थे बिल्कुल। यहाँ के लोग तांबा और टीन मिला के कांसा बनाते थे, तो उनको मालूम था हम कितने परसेंट यानी कि 70%
आपका तांबा और 30% अगर हम टीन मिला देते हैं तो एक नए धातु का निर्माण हो जाता है जिसको हम कांसा कहते हैं। तो इनके अंदर विद्वानता थी, यानी कि ये लोग ये बनाना जानते थे, जो इनके यहाँ प्रमुख उद्योग थे इस सभ्यता के। ठीक है ना। अब आते हैं इनका आंतरिक व्यापार के बारे में। आंतरिक व्यापार का मतलब है कि कुछ यहाँ से जाता था, कुछ वहाँ से आता था, जो विदेशी व्यापार होते थे। तो कुछ धातुएं दिए गए हैं और कुछ स्थान दिए गए हैं जिसकी हम चर्चाएं करते हैं। तांबा जो आपका व्यापार होता था तांबे का, वह राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से तांबे का व्यापार किया जाता था। शिलाजीत, जो आप लोग शिलाजीत गोल्ड सुनते हो, वही हिमालय के क्षेत्रों से व्यापार किया जाता था। ठीक। फिर उसके बाद सेलखड़ी, जिसके आप लोग देखते हैं माले बनाए जाते थे मन के, मैंने पिछले चैप्टर में चर्चाएं किया है, वह बलूचिस्तान और राजस्थान के क्षेत्रों से अदर क्षेत्रों में जाया करता था। ठीक है ना। सोना आप लोग जानते हैं आज भी कर्नाटक का क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है भारत का, और अफगानिस्तान, इन दो क्षेत्रों से अदर क्षेत्रों में जाया करता था। फिर लकड़ी जो है आपकी कश्मीर से आयात निर्यात की जाती थी, जहाँ के लोग मंगाते थे वहाँ जाती थी। ठीक है ना। फिर चांदी जो है ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से आयात निर्यात होती थी। ठीक है ना। और टीन ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से होती थी। ठीक। तो ये थी हमारी धातुएं और स्थानों की बात, जो आंतरिक व्यापार किए जाते थे धातुओं संबंधित को लेकर। फिर आते हैं हम नगर परियोजना में। नगर परियोजना में हम देखते हैं कि यहाँ की नगर परियोजना आपकी जो थी वह बहुत ही विकसित परियोजना थी, जिस वजह से इसे हम नगर परियोजना या नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। कारण क्या था कि यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं थी बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से फिट बैठती थी। ठीक है ना। जो नगर वर्तमान में नगर में जैसी व्यवस्था होती है, वैसे इस समय की व्यवस्था जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी वो आज के तौर पर एकदम फिट बैठती है, जिस तौर पर हम कहते हैं कि यह नगरीय सभ्यता है। ठीक है ना। यहाँ के जो अधिकतर इस सभ्यता में मिले हैं भवन निर्माण, वह दो भागों में बांटे गए थे, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। अधिकतर जो भवन पाए गए हैं दो भागों में पाए गए हैं, पूर्वी और पश्चिमी भाग। जो यहाँ की परियोजना में देखते थे तो एक भाग रहता था उच्च, एक भाग रहता था निम्न, यानी कि कुछ ऊंचे टीले बुर्ज होते थे या दुर्ग होते थे या किले होते थे। ठीक है ना। और कुछ निम्न में भी भवन बने होते थे। इससे यह ज्ञात होता है कि उच्च पर राजा या पुरोहित रहा करता था और निम्न पर मजदूर या कृषक वर्ग रहा करता था। तो दो प्रकार के भवन मिले हैं, परंतु एक ऐसा स्थान है जो धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है, यह अपवाद संबंधित है, जो यहाँ पर 3 प्रकार के भवन को बांटा गया है। यहाँ के भवन जो मिले हैं 3 प्रकार के मिले हैं, उच्च, निम्न और मध्य। सिर्फ एक ही जगह याद रखिएगा जो अपवाद तौर पर है, वह है आपका धौलावीरा जो गुजरात में अवस्थित है। फिर आते हैं गुजरात में ही एक स्थान है जो लोथल। यहाँ तो दोनों भाग मिले हैं, उच्च और निम्न मिले हैं, दोनों प्रकार के भवन निर्माण। परंतु हुआ क्या है कि यहाँ दोनों भवन जो बसे थे उनकी बाउंड्रियां एक ही दीवार से दोनों को मर्ज किया गया था। कहने का मतलब है जो घेराबंदी की गई थी एक ही दीवार से घेराबंदी की गई थी। ठीक है ना। और जो अलग अलग और जगह पर मिले हैं जैसे हड़प्पा है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, सुरकोटदा है, इन सब स्थानों पर अगर देखते हैं तो वहाँ पर उच्च वर्ग के लिए अलग घेराबंदी थी और निम्न वर्ग उच्च वर्ग के लिए अलग घेराबंदी थी और निम्न वर्ग के लिए अलग घेराबंदी थी। ठीक है ना। और यहाँ पर जो भवने बनते थे एक मंजिल के भी बनते थे और बहुमंजिल के भी बनते हैं। जैसे हम गांव की भाषा में कहें तो 1 तल्ला और 2 तल्ला ऐसे कहते हैं गांव में। तो वहाँ यहाँ पर भवन सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिले हैं 1 मंजिल के भी मिले हैं
और बहुमंजिल के भी मिले हैं, जो आज की नगर सभ्यता में ऐसी प्रचलन है। ठीक है ना। और सड़कें जो यहाँ बनी थी, वह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 90 अंश पर दोनों सड़कें काटती थी। ठीक है ना। और इन सड़कों के किनारे नालियों की प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना। इन सड़कों के किनारे नालियों की प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। और सड़कें जो होती थी, बड़ी सड़कें छोटी सड़कों में और छोटी सड़कें बड़ी सड़कों में एक दूसरे में मिलती थी। तो जो यह हड़प्पा सभ्यता के संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आपका परिचय था। आज की क्लास इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।